गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? 2 मिनट पहले स्टार्ट स्टिल किया कि सब लोग टाइम पे आ जाए तो अपना क्लास भी टाइम पे स्टार्ट हो जाए। अभी आए नहीं, हम 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके? क्वेश्चन नंबर 74 में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैंने शायद आंसर आपको बताया था कि इसमें सिर्फ वो आएगा, पाठक की पटरी नहीं आएगा। याद है? ना उसमें सिंथेटिक और पाठक की पटरी दोनों दे रखा था। अपन इनिशियली एक बार 71 से ले लेते हैं। वैसे तो अपना हो गया था लास्ट टाइम में, बट इनिशियली अपन 71 लेके फिर 74 तक ले लेते हैं। ठीक है? तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। ओके? तो 71 जो था उसमें ये था, अभी क्लियर है ना इस पे? तो ये था ऑफ द बिलो रूब्रिक व्हिच इज अंडर जनरलिटीज ऑफ द कैंट रिपर्टरी। अभी उन्होंने पूछा था कि कैंट रिपर्टरी में जनरलिटीज चैप्टर के अंदर कौन सा वाला रूब्रिक आएगा। ऑकवर्डनेस मैंने आपको बताया था मेंटल से रिलेटेड है। फील बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, ये जनरल में नहीं जाता, ये उसमें जाता है अपना ये जो जनरलिटीज फील बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। इसमें क्या है, जब वो कॉन्स्टिपेटेड होगा तो बेटर फील करेगा, ये जाता है जनरलिटीज के अंदर। चिलीनेस फ्रॉम पुटिंग एंड आउट ऑफ बेड, फीवर चिल, ये जाएगा अपना फीवर वाले चैप्टर के अंदर। इसमें चिल करके जो वो है ना सबरूटिक उसमें। ठीक है? लेप्रोसी, सोरियासिस इरप्शन, सोरियाटिक इरप्शंस, ये रहेंगे स्किन में। आंसर चला जाएगा अपना फील बेटर एंड कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है? ऑफ द बिलो इन व्हिच रिपर्टरी इमैल्युएशन इज ओमिटेड इन रिलेशनशिप ऑफ मेमोरीज। ये जो है ना इमैल्युएशन और एग्रावेशन, ये सब इसमें ओमिट, मतलब इवैल्यूएशन को ओमिट किया गया, ओमिट हटा दिया गया रिलेशनशिप में। तो ये क्या था बॉर्निंगसन में। ठीक है? बीटीपीपी में इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। बॉर्निंगसन दूसरी रिपर्टरी है, बेबी से आ रहा है, और ये बॉर्निंगसन थेरेप्टिक हो गया। ठीक है ना? तो ये जो है ना इवैल्यूएशन का हटाया गया था, वो किसमें हटाया गया था? बीटीपीपी में। नेक्स्ट था अपना कि कैंट के साथ में किसने काम किया था, वो था लिप्के, सॉरी ली ने, एलडब्ल्यू ली प्लस कैंट, इन दोनों का साथ में था। ठीक है? ली ने पहले स्टार्ट किया था, फिर उसको कंप्लीट, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए थे तो उनको कंप्लीट करने का काम किसने किया था? उसको कंप्लीट किया था, प्लस अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा रिपर्टराइज करके और उसको कंपाइल करके जो किया गया था वो क्या था हमने कैंट। ठीक है? अब हमारा ये आता है हाइपरटेंशन। ये रूब्रिक, ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद इसका आंसर सिंथेटिक बताया था। इसका आंसर बोथ क्यों बोथ जाएगा, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या है ना, हाइपरटेंशन जो वर्ड है ना, हाइपरटेंशन वो वर्ड दिया गया है पाठक रिपर्टरी में। हाँ, उसके आगे मेडिसिन नहीं है इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपने से क्या बोला है कि हाइपरटेंशन है क्या,
किस रिपर्टरी में है क्या, तो हाइपरटेंशन वर्ड है, हाइपोटेंशन नहीं है। वहां पे ब्लड फ्लो लो, ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई करके जो वर्ड है ना, उसमें हाइपरटेंशन है, उसमें तो रेफरेंस क्यों देती है ब्लड प्रेशर हाई, लेकिन हाइपोटेंशन करके कोई वर्ड नहीं है, इसके लिए उन्होंने सीधे दे दिया ब्लड प्रेशर लो। तो अगर अपना ये आता है क्वेश्चन की हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन है, तो हाइपर है तो उसमें ये भी वर्ड है और इसमें भी वर्ड है, तो फिर अपन इसको बोथ में ही कंसीडर करेंगे। अगर अपने पास में ये ऑप्शन नहीं होता ना बोथ, तो फिर हम इसको फाटक को अपन क्रॉस कर सकते थे। ठीक है, अभी इन्होंने अपने को बोथ दिया है तो बेटर आंसर जो होगा बोथ होगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं है इसमें, इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर वर्ड लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में जहाँ पे रिपीटेड स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें यहाँ पे रूब्रिक्स लिखे जाते हैं, वहाँ पे रूब्रिक्स में ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेंशन नहीं है, बाकी रिपीटेड कहते हैं हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में हाइपोटेंशन आ जाए तब बोथ मत कर दीजिएगा, तब फिर आंसर क्या आएगा सिंथेटिक रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो आंसर जाएगा बोथ। ठीक है, इसको मैंने इसीलिए प्रॉपर क्लियर आउट किया क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से हमारा आंसर गलत हो, उससे बेटर है क्लियर कर लें। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन आएगा तो बोथ जाएगा, और यहाँ पे हाइपोटेंशन होगा तो सिंथेटिक जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इल्यूजन ऑफ टच इज गिवन इन द चैप्टर, कैंट रिपीटेड में कौन से चैप्टर में दिया गया है, इल्यूजन के बारे में दिया गया है जनरलिटीज में। एक्चुअली इल्यूजन टर्म नहीं दी गई, उन्होंने दिया टच फिर इल्यूजन ऑफ ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड है इल्यूजन देख के तो ऐसा लगता है कि माइंड का होगा, लेकिन यहाँ पे टच से दिया गया है, माइंड के अंदर हेलुसिनेशन डेल्यूजन ये वाले वर्ड्स दिए गए, इल्यूजन जो है वो जनरलिटीज में टच ऑफ इल्यूजन करके। ठीक है, तो अपने को याद रखना है इल्यूजन ऑफ टच अगर आता है तो ये जनरलिटीज के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट लम्प सेंसेशन इन रेक्टम नॉट इमैल्यूरेटेड बाय स्टूल इज सीन इन। अब यहाँ पे इन्होंने अपने से मेडिसिन पूछी है कि कौन सी मेडिसिन है जिसमें लम्प सेंसेशन रेक्टम में होता है और उसको स्टूल के बाद में रिलीफ नहीं होता है, तो आंसर जाता है हमारा बी। ठीक है ना, ये रूब्रिक ही है, इसमें सिंगल रेमेडी सीपिया है, कैंटिलिवर के अंदर रूब्रिक है ये रेक्टम में लम्प सेंसेशन ऑफ स्टूल नॉट इमैल्यूरेटेड बाय, तो ये इसमें जाता है सीपिया। ठीक है, नेक्स्ट हिकअप आफ्टर अल्कोहलिक ड्रिंक इंडिकेटेड, यहाँ पे हिकअप आफ्टर अल्कोहलिक ड्रिंक इंडिकेटेड, तो इसके लिए ये अपना मैथमेटिका में भी दिया गया है और रिपीटेड में भी दिया गया है, इसका आंसर है टेनिकुलस बल्बोसस। ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया हिकअप, हिकअप अल्कोहलिक, स्टमक में जाएंगे अपन, स्टमक ये भी आप याद रखिएगा कि ये कौन से चैप्टर में आता है। ठीक है ना, स्टमक हिकअप अल्कोहलिक ड्रिंक आफ्टर, इसमें जाती है हमारी टेनिकुलस बल्बोसस। ठीक है, ठीक है ना, ये दो हमें याद रखने, दो इन्होंने क्वेश्चन दे दिए, तो जैसे देखिए ये आया है आ गया है तो इन्होंने लिख दिया है, कभी आ भी सकता है इसके लिए कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ जो सिंगल रेमेडीज है वो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे लम्प सेंसेशन है तो उसमें सीपिया है, हिकअप आफ्टर अल्कोहलिक ड्रिंक है तो उसमें टेनिकुलस बल्बोसस है, ये अपने मैथमेटिका में भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइट म्यूकस इन द स्टूल लाइक पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न, ये भी मैथमेटिका में दिया गया है, सिनाइस का आंसर है ना, दिया गया है ना आंसर, अपने पढ़ा था ये पॉपकॉर्न वाला, तो सिना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्रोसिस ऑफ द बोन आर फाउंड इन कैंट रिपीटेड। अब इन्होंने बोला है नेक्रोसिस ऑफ बोन, ये किसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोन है ना, तो इन्होंने अपने को अपर लिम्ब का बोला है ना लोअर लिम्ब का बोला है, तो ये एक्सट्रीमिटीज में नहीं आता है, ये सिर्फ जनरलिटीज में आता है। यहाँ पे इन्होंने अपने को कंफ्यूज करने के लिए ये सी वाला ऑप्शन दे दिया कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है ना बोन्स है, तो ये एक्सट्रीमिटीज के अंदर अलग अलग दिया हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज, उसमें ये रूब्रिक नहीं है, ये जनरलिटीज में ही जाता है रूब्रिक। अगर ये अलग अलग दे देते ना तो फिर ये एक्सट्रीमिटीज में भी होता, फिर ये रूब्रिक दोनों में जाता, लेकिन ये रूब्रिक सिर्फ जनरलिटीज के अंदर है, इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ बोन जो है वो जनरल रूब्रिक है और ये जनरलिटीज के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट फर्स्ट रिपर्टरी इन द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय सी हैरिंग्स। ठीक है, ये अपने को क्योंकि रटने ही है, बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लिए आपके लिए पूरा ये उसमें एक पेज में कंपाइल करके दे दूंगी। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट रिपर्टरी इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट रिपर्टरी दी थी सी हैरिंग ने। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ द होम्योपैथिक रिपर्टरी, तो फादर ऑफ होम्योपैथिक रिपर्टरी है हैरीमैन ही है। बॉरिंग कसेंट भी कहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन हैरीमैन ने फर्स्ट रिपर्टरी जो थी ना फ्रेगमेंट एंड वेरिएबल्स वाली वो लिख दी थी और वो बनाई थी उसको। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्लियर फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन में नहीं था,
बट फर्स्ट रिपोर्टरी बनाई थी हनीमैन ने, तो डॉक्टर हनीमैन का नाम ही आता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने वॉलिंगसन भी दे रखा है, बट आंसर अपना हनीमैन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैंट रिपोर्टरी वेयर डू वी फाइंड मिल्क एब्सेंट, मिल्क एब्सेंट। अभी इन्होंने क्या बोला, मिल्क एब्सेंट किस रिपोर्टरी के किस चैप्टर में दिया गया है, तो मिल्क चेस्ट में आ गया, ब्रेस्ट से मिल्क चेस्ट में, तो ये चला गया हमारा चेस्ट रिपोर्टरी, चेस्ट सॉरी चेस्ट चैप्टर आ गया। मिल्क एब्सेंट फाइंड, मिल्क एब्सेंट किसमें जाएगा, चेस्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सीधे सीधे है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सामने जैसे जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही उसका चैप्टर निकल के आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was the first person to evaluate रेमेडी, रेमेडी को इवैल्यूएशन किसने किया था, इसको चार में डिवाइड किया था ना, सेंसेशन मॉडरेट, लोकेशन सेंसेशन मॉडरेटिज्म कॉन्कोमिटेंट में, तो इसको इवैल्यूएट हो गया ना पूरा, रेमेडी का इवैल्यूएशन निकाला था, किसने निकाला था, वॉलिंगसन, वो हमें पता ही है ना। वॉलिंगसन ने इसको चार में डिवाइड करके पूरा एक्सप्लोर किया था इसको, रेमेडी को, तो वो दिया था इन्होंने, वॉलिंगसन ने, ठीक है। ब्लू ल्यूकोरिया इन कैंटरबरी, ये ब्लू ल्यूकोरिया जो है मैथमेटिका में भी दिया गया है, और कैंटरबरी में लिखा हुआ है, ये फीमेल जेनेटिक है ल्यूकोरिया, ब्लू करके आंसर है एमरा, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट आर्ट रिपर्टरी बिकम अवेलेबल टू प्रोफेशनल इन ईयर। देखिए इसमें इन्होंने क्या वर्ड बोला है, फर्स्ट आर्ट रिपर्टरी जो आई थी ना, वो आई तो थी 1888 में, 1888 में, है ना, 1888 मतलब 1888 में आई थी, लेकिन प्रोफेशन में कब आई थी, तो प्रोफेशन में आई थी 1892 में, 4 साल बाद में, ठीक है। तो हमें दोनों बातें याद रखनी है, फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी पब्लिश की गई थी डॉक्टर विलियम जेफरसन से, वो याद है, वापस विलियम जेफरसन ग्युन्सने ने दी थी, तो डॉक्टर ग्युन्सने ने 1888 में फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी दी थी, लेकिन जो हमें प्रोफेशनली मिली थी ना, वो मिली थी 1892 में। तो ये दोनों बातें याद रखनी हमें, 1888 में तो उन्होंने पब्लिश बनाई थी, लेकिन जो अवेलेबल हुई थी वो हुई थी 92 में, तो दोनों ईयर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और ज्यादातर ये जैसे वाली कार्ड रिपर्टरीज है, और एक है ना जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की रिपर्टरीज है, वो ज्यादातर ब्रूनस्टे की दी हुई है, ठीक है ना, ब्रूनस्टे सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंथेटिक रिपर्टरी केम इन ईयर, सिंथेटिक रिपर्टरी कब आई थी, वो आई थी 1982 में। इनकी जनरली क्वेश्चंस रिपर्टरी के ऊपर दो ही आता है, एक ईयर आ जाएगा, और एक जो रिपर्टरी किसने बनाई थी उसका ऑथर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो ही क्वेश्चन ज्यादा इसके पड़ते हैं, बाकी तो फिर रूब्रिक आप इजीली कर ही लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन कैंट रिपर्टरी क्रॉस रेफरेंस गिवन फॉर ह्यूमरस इज, ह्यूमरस जो है ना वो किससे है, वो उसका मतलब अगर क्रॉस रेफरेंस देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जस्टिंग, ठीक है। जो मजाकिया स्वभाव का बंदा होता है ना, जो कुछ भी मस्ती में बोल गया, तो वो उसको बोलता है जस्टिंग करना, है ना। तो ये इसका ह्यूमरस का सिनोनिम है जस्टिंग, और ये यहाँ पे इन्होंने अपने को जो रूब्रिक है वो भी ऐसे ये जस्टिंग करके मिथ करके दिया गया, जस्टिंग मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकवर्डनेस इज फाउंड इन बीबीसीआर, ये आप इजीली बता सकते हैं, ऑकवर्ड मैंने बताया था ना आपको, एक्सप्लेन किया था, तो ये जाएगा माइंड माइंड चैप्टर में, ठीक है। तो बीबीसीआर में कहां दिया गया है, माइंड में दिया गया है। नेक्स्ट, एवर्जन टू हस्बैंड, ये फिर वापस से वही वाला क्वेश्चन आ गया, एवर्जन टू हस्बैंड में आपको बताया था, एवर्जन टू पर्सन बताया था, इसमें क्वेश्चन एवर्जन टू हस्बैंड भी आ सकता है, एवर्जन टू वाइफ भी आ सकता है ना, तो ये जाते हैं हमारे माइंड में, ठीक है ना। एवर्जन तो है, लेकिन किसी पर्सन से है ना, तो वो फिर माइंड में जाएगा, किसी थिंग्स से है तो फिर वो पर्टिकुलर, जैसे सॉर हुआ, स्वीट हुआ, तो फिर वो स्टमक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, ये किस में जाएगा, कैंट रिपर्टरी के अंदर पूछा है इन्होंने, इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, ये माइंड माइंड में जा ही सकता है ना, ये सिंपल सिंपल इन्होंने क्या बोला है, किसको लेटने का मन करता है, लेट जाता है, और हेड का भी नहीं है, बटाई का भी नहीं है, इससे जनरल सिम्टम है, क्योंकि इसमें किसी भी कंप्लेंट में उसका ये हो सकता है कि उसको लेटने को मन होता है, मतलब वो पार्लर में लेट जाता है, उसका एक जो शेड होता है वो यही होता है कि
जब भी मौका मिला लेट जाएगा। तो ऐसे एक रूब्रिक आता है बैड रिमेन डिजायर टू बेड, तो फिर वहां पे माइंड चला जाता है चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे उसको बेड में रहने की मतलब उसका मन होता है वो बेड में ही रहता है, तो वहां पे माइंड चला जाता है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल सिंपल बोला इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, नीचे की तरफ लेटने का उसका वो मतलब उसका टेंडेंसी है, तो वहां पे ये जनरलिटीज वाला रूब्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैमरिंग इज अ रूब्रिक इन व्हिच चैप्टर कैन यू रिपीट। स्टैमरिंग ये माउथ में था, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है कि स्टैमरिंग वर्ड जो है वो माइंड वाला वर्ड लग रहा है ना, माइंड में प्रॉब्लम, लेकिन ये स्टैमरिंग होती किसमें, टंग से, है ना, तो ये माउथ में चलता है, ठीक है। स्टैमरिंग टंग डिसऑर्डर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी आर दोस। कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी कौन सी होती है, कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी वो होती है जिसके अंदर प्रूवर के वर्ड्स जो सिम्टम्स है ना वो यूक्यू एसएच लिखे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे प्रूवर ने जो बोला ना जिस लैंग्वेज में बोला वो यूक्यू लिख दिया गया, उसको रूब्रिक फॉर्म में लिख दिया गया, उसको बता दिया कि ये रूब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा रिटर्न इन द प्रूवर्स लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी इन्होंने पूछा एब्रिविएशन, पूछा एब्रिविएशन यूज्ड इन द सिंथेटिक रिपर्टरी ऑफ एल्यूमिनियम मेटालिकम। देखिए वर्ड एल्यूमिनियम मेटालिकम है तो इसमें जाएगा एल्यूमिन, ए एल यू एम आई एन, एल्यूमिनियम मेटालिकम, ठीक है। नेक्स्ट ये आप इजीली बता ही सकते हैं, क्रॉस मैच करना है हमको, टाइप ऑफ केसेस है और यहाँ पे इन्होंने रिपर्टिव टाइप पूछी थी कौन से वाले में कौन से रिपर्टिव को ज्यादा मार्क दिया गया है, तो इन्होंने मार्क पैथोलॉजी, पैथोलॉजी किसने ज्यादा दी थी, पैथोलॉजी के बारे में गॉलिक ने दिया था, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे मार्क जनरल, जनरल तो हमें पता ही है जनरल किसने दिए हैं, कैंडिडेट ने दिए हैं। अगर दो आते हैं तो भी हम इजीली आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम पूरा देख लेते हैं। कॉन्कॉर्डेंस, कॉन्कोमिटेंस, कॉन्कोमिटेंस जो है वो किन्होंने दिए थे, मॉर्निंग से दिए थे, पता ही हमें चार में दिया गया है ना, सेंसेशन, लोकेशन, लोकेशन सेंसेशन मॉडलिटीज और कॉन्कोमिटेंस है ना। तो कॉन्कोमिटेंस किसने दिया, मॉर्निंग से, जनरल किसने दिया, कैंडिडेट ने, ठीक है। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में मॉर्निंग ने बताया, कॉजेशन बच गया क्लार्क का, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा हमारा सी, ठीक है, क्लियर है ना, ये तो पता ही हमको, ये अलग पढ़ चुके हैं पहले, तो वही रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लेन एग्रावेटेड बाय लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड्स होने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो किस किस में होगा, एकोनाइट में होता है, लिपर में होता है, नक्सोमिकाम में होता है, ऑल ऑफ दीस में होता है, इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीस, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने नीचे दे नहीं रखा, जो अभी नई रेडार है ना उसमें ये दिया हुआ है, क्रॉस चेक करके क्वेश्चन, तो इसमें तीनों में ही दिया गया है। एग्रावेटेड weighing on affected lying on by lying on the affected side, इसमें एकोनाइट, रिपर्सल, नक्सोमिका तीनों दी गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है बॉगर वाज स्टूडेंट ऑफ, बॉगर किसके स्टूडेंट थे, बॉरिंग हसन, तो हमें पता है बॉगर बॉरिंग हसन वैसे ही है ना, इनके से जुड़े हुए हैं और हमें इन्होंने एक पट्टी भी लिखी थी। तो ये बॉरिंग हसन का जो काम था उसको आगे प्रोसीड करने का काम बॉगर ने किया था, फिर बॉगर जो थे उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने और थोड़ा सा उसको मतलब एक फ्लरिश किया था उनके काम को, और खुद ने अपना काम भी एक्स्ट्रा ऐड किया था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द डिजीज कंडीशन accessory symptoms are considered to be a very valuable guiding symptoms। तो इन्होंने पूछा कि पर्टिकुलर कैटेगरी जो है डिजीज कंडीशन, कौन सी कंडीशन में एसेसरी सिम्टम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एसेसरी सिम्टम्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किसमें होता है, वो होता है वन साइडेड डिजीज के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। एसेसरी सिम्टम्स कौन से होता है, जो कॉन्कोमिटेंट्स होता है उनको होता है एसेसरी सिम्टम्स, तो ये वन साइडेड डिजीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल का कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा में, बस आपको यही ध्यान रखना है कि एसेसरी सिम्टम्स जो है वो है हमारे कॉन्कोमिटेंट, ठीक है। एसेसरी सिम्टम्स कॉन्कोमिटेंट होते हैं और ये
इंपॉर्टेंट होते हैं वन साइडेड डिजीज के अंदर। मतलब वन साइडेड डिजीज है तो ये मार्क्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो कॉन्कोमिटेंट और में भी इंपॉर्टेंट होता है, बट मार्क्ड इंपॉर्टेंट किसमें होगा? वन साइडेड डिजीज। क्योंकि वन साइडेड डिजीज में क्या होता है, हमारे पास है सिम्टम्स नहीं होते कुछ भी देखने के लिए, तो वहां पे फिर ये होता है कि हम मेडिसिन कैसे एग्जैक्ट सिम्टम पे कैसे पहुंचेंगे, तो वहां पे कॉन्कोमिटेंट काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन इज द मैक्सिम ऑफ। ये पर्टिकुलराइजेशन किसने दिया था? पर्टिकुलराइजेशन दिया था बॉगर्ट ने। पर्टिकुलराइजेशन के बारे में जैसे सिम्टम्स को इलोबरेट किया, चार उसमें डिवाइड किया, वो वर्निंगसन ने करके दिया था। लेकिन और उसको मैंने भी बोला ना आपको कि बॉगर्ट ने वर्निंगसन के काम को और ज्यादा वो किया, फ्लॉरिश किया। तो वो उसने क्या किया था, उसने जो पर्टिकुलराइजेशन किया गया था सिम्टम्स को पर्टिकुलर, उसको और ज्यादा डिटेल में बताया था इन्होंने। तो बॉगर्ट ने जो वर्निंगसन का जो काम था बीबीसीआर के अंदर, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट कॉन्कोमिटेंट। ये इन्होंने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स ऑफ और एंड कॉन्कोमिटेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जर्नल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉजिशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स भी इन्होंने ऐड किए थे यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ द रेमेडी किया ही था, फीवर टोटलिटी की और कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। जैसे इन्होंने तो क्या है कि कुछ चीजें छोड़ दी थी ना वारिंगसन ने, बट बॉगर ने फिर इसको और ज्यादा डिटेल में क्लियर किया कि भाई यहाँ पे पैथोलॉजिकल जर्नल्स हमको भी इन्होंने मैटर दिया। ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो दिया था, बट टाइम मॉडलिटी से ज्यादा नहीं था, तो टाइम को लेकर भी इन्होंने थोड़ा एक्सप्लोर किया। क्लिनिकल रूब्रिक्स से वो भी इन्होंने एक्सप्लोर किए। ठीक है ना। और मेडिसिन का इवैल्यूएशन या फीवर में टोटलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि फीवर में क्या होता है आपके पास में ज्यादा कुछ सिम्टम नहीं है, सिर्फ फीवर दे दिया। फीवर में क्या क्या उसी टाइम में जो चिल के टाइम में ड्यूरिंग फीवर ड्यूरिंग हीट कैसे पेशेंट बिहेव कर रहा है ना, वो सबको टोटल करके और फिर उसका मेडिसिन निकाला जाता है। ठीक है। तो इन्होंने बॉगर ने इस पे काम किया था। या 7 पॉइंट्स है, इनको सबको याद रखिएगा कि फीवर तो इन्होंने क्या क्या दिया था, क्योंकि बॉडी मसल का डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है ना। जैसे ये वाला है, ये तो मॉर्निंग ने भी दिया था यूट्यूब। ठीक है ना। कॉजेशन है, इसके बारे में दिया था, लेकिन टाइम मॉडलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बाकी के जो है ना, ये वाले बॉगर के दिए थे। ठीक है। तो ये ग्रैंड जनरलाइजेशन हो गया, मतलब एक रूब्रिक पर्टिकुलराइजेशन, सॉरी पर्टिकुलर उस रूब्रिक को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना है, तो वो उन्होंने इस तरीके से पूरा डिटेल में बताया था। और कैंट ने क्या किया था, कैंट ने जनरल सिम्टम्स थे उनको क्या था, उन्होंने जनरलाइज किया था, जैसे मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, है ना, और पर्टिकुलर जनरल, तो उन्होंने जनरल पे ज्यादा फोकस किया था कैंट। ठीक है ना। ये तो पहले भी आ चुका, बताई थी आपको। पर्टिकुलराइजेशन की बात आएगी तो बॉगर मॉर्निंगसन आ जाएंगे, और जनरल की बात आएगी तो कैंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बॉगर अभी पेज वापस से भैया क्या बीबीसीआर कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1905 में। ठीक है ना, 1905 बीबीसीआर आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी ऑफ द डिजायर एंड लिबर्टी ऑफ डिजायर एंड एवर्सन वाज पब्लिश्ड बाय। अभी देखिए, मैंने अभी आपको बोला था ना कि ऐसे वाले जो सिम्टम्स होंगे ना, मतलब ऐसे वाली जो लिबर्टीज है ना, जैसे डिजायर एवर्सन आ गया, डिजायर एवर्सन आ गया, अभी और भी आएंगे, जैसे हेमोरॉइड्स आएंगे, है ना, इस तरीके। तो ये इन्होंने दिया था, डॉक्टर गुडसे ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है। कब पब्लिश किया था? इन्होंने पब्लिश किया था 1854 में। ठीक है। Next question है, mental general is greater than the physical general symptoms is was told by the। ये तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट है कि जनरल के बारे में तो कैंट ने बताया, साथ में मेंटल फर्स्ट प्रायोरिटी थी, फिर फिजिकल, फिर पर्टिकुलर, तीन ऐसे इस तरीके से उन्होंने ग्रेडिंग दी थी। तो मेंटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दिया था? कैंट ने दिया था। ठीक है ना। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, चल रहा है अपना। अगर फास्ट हो रहा हो तो बता दीजिएगा, बाकी मेरा टारगेट है कि अपन ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या सिंपल ईयर्स है, तो मैं आपको एक पूरा पेज अगर हो सकेगा तो कल, नहीं तो परसों की क्लास में पूरा पेज में आपको पूरा लिख के दूंगी, तो वो आपको बस सिर्फ या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, फिर बेटर होगा कि आप उसको लिख लीजिएगा। तो एक बार लिखेंगे अपने हाथ से तो याद रहेगा, और फिर उसको बस जब भी टाइम मिले 2-3 जगह भी देख लेना आपने, फिर आपको ईयर से। ठीक है ना। उसमें मेनली क्या ईयर है, ऑथर है, और बिल्कुल डिबेटेड है ना, और यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं, इसलिए अपने को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिपटराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम। अब रिपटराइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? इन्होंने आंसर दिया, दिया ऑप्शन दिया है, केस टेकिंग से, इवैल्यूएशन से,
कैलकुलेशन से और रूब्रिक हंटिंग से। देखिए रिपर्टराइजेशन जो है ना वो हमेशा स्टार्ट हो जाता है केस टेकिंग से, क्योंकि हम क्या करते हैं जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा केस भी स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट जैसे बोलना स्टार्ट करेगा वहीं से हमारा केस टेकिंग स्टार्ट हो गया। तो वहां पे केस टेकिंग में ही हमें पेशेंट्स के रूब्रिक्स मिलने लग जाते हैं, और रूब्रिक्स में हमें ये देखना होता है कि कौन सा रूब्रिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, और हमारा रिपेट्रिएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन में तो हम फिर बाद में जाएंगे ना, जब रूब्रिक पूरा फाइंड आउट हो गया अपन एक पूरा चार्ट बना लेंगे फिर इवैल्यूएट करेंगे उसको, है ना। और कैलकुलेशन भी बाद में होगी कि अब इसमें से किसको ग्रेडिंग ज्यादा देनी है किसको कम देनी है, तो वो सब बाद में होगा ना। तो रिपेट्रिएशन केस जो रिपेट्रिएशन तो अपना स्टार्टिंग वहीं से हो गया जब पेशेंट आया अपने पास, और आते ही क्या स्टार्ट हो गया हमारा केस टेकिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका केस टेकिंग। केस टेकिंग से ही स्टार्ट हो जाता है रिपेट्रिएशन, है ना। अब जैसे इसका आप एक देख सकते हैं कि स्टेप्स हैं रिपोर्टाइजेशन के। सबसे पहला स्टेप होता है रिपोर्टाइजेशन का, होता है केस टेकिंग, फिर हम करते हैं रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सिम्पटम्स, फिर इरेक्टिंग द टोटलिटी, देन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर रिपर्टरी, देन इसका रिपर्टरी रिजल्ट एंड एनालिसिस ऑफ द रिपर्टरी रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं, ये आप स्टेप्स भी याद रखिएगा। और आप जैसे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली जैसे आपने इंटर्नशिप में फाइनल ईयर में थोड़ा गए होंगे तो ये देखा ही होगा कि हम इसी तरीके से चलता है, सब पहले पेशेंट से पूछते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं लास्ट में, है ना। उसके बाद में फिर उसको डिफाइन करते हैं कि इसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, डायग्नोस करना बोल सकते हैं अपन, बट उसको हमें पता तो होना चाहिए ना एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। कभी बाई चांस हमें इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ जाए तो हमें पता तो होना चाहिए इसकी प्रॉब्लम है क्या। डायग्नोसिस में तो लिखना ही पड़ेगा हमें कि इसकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ना? तो वो हो गया डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उसको हम क्लासिफाई करेंगे उसके सिम्टम्स को कि उसके सिम्टम्स में क्या क्या एग्रावेशन हो रहा है, एग्रावेशन हो रहा है ना, कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, उसको किस जगह से आराम मिलता है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन ये सब कुछ करने के बाद फिर अपन निकालेंगे उसकी टोटलिटी। अब टोटलिटी निकल गई, फिर हमने क्या किया रिपर्टराइजेशन चार्ट के अंदर उसका प्रॉपर रिपर्टरी यूज करी, उसमें रिपर्ट डाला, और उसके बाद में हमने निकाला उसका रिजल्ट। रिजल्ट निकलने के बाद हमारे पास मेडिसिन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा रिपर्टराइजेशन का ही स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि हमने रिपर्टरी सेलेक्ट की उसके बाद में रिपर्टराइजेशन होगा, रिपर्टराइजेशन स्टार्टिंग केस टेकिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये आ गया फिर से फादर ऑफ रिपर्टरी। अभी हमने बताया था आपको हैनीमैन है, इन्होंने यहाँ पे बर्लिंगसन दे रखा है, आंसर फर्स्ट जो जाएगा वो हैनीमैन ही जाएगा, क्योंकि हैनीमैन ने फर्स्ट रिपर्टरी जो दी थी ना वो हैनीमैन ही दी थी। बाकी हाँ एक्सपेंड करना और जो उसके बारे में डिटेल में रिपर्टरी के बारे में जो बताया था वो बर्लिंगसन ने बताया था, लेकिन इसमें फर्स्ट रिपर्टरी हैनीमैन ने दी थी, इसलिए उसको फादर ऑफ हैनीमैन सॉरी फादर ऑफ लिबर्टी एंड हैनीमैन सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट उन्होंने दी थी। हाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था उसमें, बट ये था इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया, एक में उन्होंने हैनीमैन दे दिया और दूसरे में बर्लिंगसन दे दिया, तो आंसर एक ही रखेंगे ना, हैनीमैन। ठीक है, फादर ऑफ लिबर्टी हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिबर्टी ऑफ एंटीसोलिक रेमेडी वाज पब्लिश्ड इन ईयर। ये एंटीसोलिक लिबर्टी कब आई थी? ये आई थी 1832। ठीक है, ये बर्लिंगसन ने दिया था एंटीसोलिक लिबर्टी के बारे में। एंटीसोलिक लिबर्टी के अंदर 5 वो दिए गए थे, ग्रेडिंग दी गई थी, और ये सारे चैप्टर्स हैं एंटीसोलिक लिबर्टी के। आप ये पढ़ सकते हैं डिटेल में, बाकी इसमें से क्वेश्चन एंटीसोलिक लिबर्टी से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ऑथर और ईयर। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरल लारिंजाइटिस कफ कंपेल चाइल्ड टू ग्रास्प लारिंक्स, मतलब उसको इतना तेज खांसी होती है कि उसको लिटरली वो गले को पकड़ना पड़ता है, गले को पकड़ना पड़ता है, तो इसका आंसर जाता है एंगेल्स के पास। आई थिंक फादर ऑफ लिबर्टी आप पूछ रहे हैं, फादर ऑफ लिबर्टी जो है वो हैनीमैन ही जाएंगे, बर्लिंगसन नहीं जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आंसर इन्होंने बर्लिंगसन दे रखा है, बट आंसर हैनीमैन ही जाएगा, है ना। क्योंकि फादर ऑफ लिबर्टी जो है ना वो हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन सर है, उन्होंने फर्स्ट लिबर्टी दी थी, इसलिए हैनीमैन सर ही फादर ऑफ लिबर्टी है। बाकी बर्लिंगसन है ना, उन्होंने काफी सारी प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर कंपाइल करके लिबर्टी जो दी थी वो बर्लिंगसन ने दी थी, फर्स्ट जो दी थी, है ना। लेकिन
पहली रिपर्टरी जो दे चुके थे ना वो हैनिमैन सर दे चुके थे, इसलिए हम इसको फादर ऑफ रिपर्टरी में लेंगे ना, तो फिर हैनिमैन का नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर हैनिमैन ऑप्शन नहीं आता तो हम बोरेंगे से इजीली जा सकते हैं, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना, फर्स्ट में हैनिमैन, सेकंड में बोरेंगे, ठीक है ना। ये हो गया था लाइनजाइटिस, गले में बहुत ज्यादा खांसी चलती है तो उसको यूं लिटरली पकड़ना पड़ता है, इतना तेज दर्द होता है, वो होता है एलर्जी वाला, ठीक है। तो तीखा पेन होता है उसको गले में जब खांसता है तो इसलिए उसको गला पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू लोकेशन सेंसेशन इज, अब ये पूछ रहे हैं कि लोकेशन जो है वो सेंसेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, सेम है, और कोई रिलेशन नहीं है। तो देखिए लोकेशन है और एक है सेंसेशन, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू लोकेशन सेंसेशन इज, मतलब इन्होंने पूछा सेंसेशन के लिए पूछा है कि सेंसेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, सेम, ये आप लोग बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सेंसेशन जो होगा ना उसका मेंटल शो करेगा, है ना, लोकेशन उसकी फिजिकल को शो करेगा, तो मेंटल जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू फिजिकल, क्योंकि आपका जो वाइटल फोर्स होता है ना उसका प्रेजेंटेशन भी होता है ना, वो मेंटल पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, अपने जो माइंड होता है ना वो ज्यादा रिप्रेजेंट करता है वाइटल फोर्स को बजाय करके फिजिकल के, क्योंकि फिजिकल्स ऑल्टर हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम वाइटल फोर्स पे फोकस करते हैं, तो वाइटल फोर्स जो भी हो गया हमारा मेंटल के उस पे जाएगा, ठीक है ना। तो मेंटल में सेंसेशन होता है और लोकेशन जो गया हमारा फिजिकल होता है। अब यहाँ देखिए इन्होंने बॉडी मसल रिपर्टरी वर्ड लिखा हुआ है और चैप्टर दिए हैं 5, 7, 9, 11। बॉडी मसल रिपर्टरी का मतलब तो है बीबीसीआर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया 53, है ना, तो फिर हमारा आंसर चला जाएगा 7, बीटीपीपी वाला। बीबीसीआर में 53 होता है और बीटीपीपी में कितना होता है, 7 होता है। अब इन्होंने सिर्फ बॉडी मसल रिपर्टरी दिया है, ऑप्शन अपने पास दिया तो आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिपीट क्वेश्चन है, किशोर कार्ड रिपर्टरी में कितने थे, 10,000 बताया मैंने आपको, वो नियर बाय था, उसमें 9,980 किए थे अपन ने, यहाँ पे 10,000 ऑप्शन दे रखा है तो 10,000 सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपर्टरी ऑफ द मॉडलिटीज इज पब्लिश्ड बाय, मॉडलिटीज की रिपर्टरी वापस से यहाँ पे इसका आंसर आएगा, रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज इज पब्लिश्ड बाय एस वॉलचेस्टर ने दिया था, ठीक है ना। इसमें ईयर मेंशन है, ये एक्चुअली रिपर्टरी ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे आ गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। रिपर्टरी ऑफ फीवर आ गया, एससीएलएन ने दिया था 1880 में, 1880 में, ठीक है। सेंसेशन एज इफ ये दिया था रॉबर्ट ने, फिर रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज ये दिया था वॉलचेस्टर ने, फिर रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी आए हुए हैं, तो आप इनको तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं सभी। रिपर्टरी ऑफ फीवर एलसीएलएन 1880 में, सेंसेशन एज इफ एच रॉबर्ट, रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज वॉचेस्टर, इंटरमिटेंट फीवर डब्ल्यू ए एलन। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिपर्टरी ऑफ फीवर है तो एससीएलएन है ना, रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर है तो डब्ल्यू ए एलन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलन में जब उनकी आईएफ का ऑप्शन देते हैं ना तो ये सारे एलएनस दे देते हैं अपने को, एचसीएलएन भी देते हैं, डब्ल्यू एलन भी देते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है, सिर्फ एलन से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है कि फीवर है, हाई ग्रेड फीवर होता है, फीवर सिंपल फीवर तो एचसीएलएन ने दे दिया, इंटरमिटेंट फीवर है तो वो डब्ल्यू ए ने दिया, ठीक है, डब्ल्यू ए एलन ने। हेमोरॉइड्स अभी मैंने आपको बताया था ना, ग्लूनसेर ने काफी सारे रिपर्टरीज बनाई है, यहाँ पे तभी इन्होंने सिर्फ हेमोरॉइड्स के बताया हुआ है, देखिए रिपर्टरी ऑफ मेटास्टेसिस, रिपर्टरी ऑफ हेमोरॉइड्स, और अभी अपनी एक और आई थी ना, तो ये रिपर्टरीज जो है ना ग्लूनसेर ने दी थी, ठीक है। फिर है हमारा रोमेटिज्म बाय पॉलुनिस, ये भी आया हुआ है, रिपर्टरी ऑफ रोमेटिज्म बाय पॉलुनिस, ये दिया था 1894 में, ठीक है। ये यूरिनरी ऑर्गन, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये तो आप समझ लीजिए सारी आता है, इनमें से ज्यादातर सभी आए हुए क्वेश्चंस। ये ऑर्गन यूरिनरी ऑर्गन मॉर्गन ने दिया था, ठीक है ना, 1899 में। रिपर्टरी ऑफ द बैक बाय विल्से ने दिया था बैक का 1900 में, ठीक है। यूरिनरी यूट्राइन थेरेपेटिक दिया था मिल्टन ने दिया था, ये 1906 में दिया था, 1906 में। रिपर्टरी ऑफ द डायरिया दिया था बैरन ने, ठीक है, पीडी बैलेडोना ने दिया था
डायरिया, ठीक है। फिर रिपर्टरी पार्ट ऑफ द राउस स्पेशल पैथोलॉजी, ये आई थी, ये तो नाम से ही आ रहा है इसका, राउस है, और ये 1906, ठीक है। और रिपर्टरी ऑफ कॉलिक आ गई थी, फिर क्लिनिकल का क्लिनिकल रिपर्टरी थी वो क्लार्क ने दी थी, और मास्टाइटिस का वापस से आ गया ना, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम रिपर्टरीज की आंसर आए हुए हैं, एक जैसे ये नहीं आया हुआ रिपर्टरी ऑफ द पार्ट और राउल स्पेशल पैथोलॉजी, बाकी सारे इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट रुब्रिक पल्स इज फाउंड अंडर द चैप्टर। अभी उन्होंने पूछा अपने से कि पल्स है वो कौन से चैप्टर में, वो है हमारी जनरलिटीज में। पल्स जनरलिटीज में सिंपल पल्स करके फिर हाई लो एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये इसका आंसर आता है। कैंटिलिवर में दिया था इन्होंने, जनरलिटीज के अंदर दिया गया, ठीक है। ये वैसे भी अपन देख सकते हैं, सिंपल एक्सट्रीमिटीज में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पल्स सिर्फ नेक पे भी होती है, सब जगह होती है ना, चेस्ट में नहीं हो सकता, जनरलिटीज में जाता है। पल्स जो है जनरल टर्म है, तो ये जनरलिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट द ड्रग फॉर रुब्रिक एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी के लिए जो ड्रग है वो है बेरेटम एल्बम, ठीक है। एक सिंगल रेमेडी है कैंटिलिवर में, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। एसेंट्रिसिटी इसके लिए पागलपन होता है, उसमें होता है एसेंट्रिसिटी, बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि हाँ कुछ भी कर देना है, तो इसकी आंसर आएगा बेरेटम, ठीक है। एग्जैक्टली वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, तो होता है सन की, दिमाग से टेढ़ा होता है, तो बोलते सना को ये अगर सोच लिया करना है तो करना ही है। तो उसमें वेरेटम के रुब्रिक भी इसी तरीके से है उसमें, तो अपने को लगता है कि हाँ यार, जैसे देखेंगे हार्ट फॉर इंडिया, काइंड फॉर सुपीरियर एम्बिशन पीस, मतलब उसमें सोच के मानना है तो करना ही है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करेगा उसमें। तो सन की होगी करते ना ऐसा, कि मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, वहाँ भी जो उसको समझ आता है सब करेगा। तो इसलिए एसेंट्रिसिटी के अंदर जो कैंटिलिवर में तो सिंगल रेमेडी है, कैंटिलिवर में काफी कम कम रेमेडीज दी गई है, बहुत मार्क्ड रेमेडीज नहीं है, तो वो हमें याद ही रखनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वेट है फिटेड एक्सिला, द चैप्टर ऑफ बॉगर रिपर्टरी। बॉगर रिपर्टरी में पूछा है इन्होंने, बॉगर रिपर्टरी में इसमें आंसर आता है हमारा चेस्ट आता है, चेस्ट चेस्ट ही है, चेस्ट है, चेस्ट में जाकर के एक्सिला आएगा, और फिर एक्सिला में जाकर के फ्लूइड करके आएगा। एक्सिला करके कोई चैप्टर है नहीं, तो इसका आंसर आएगा चेस्ट, ठीक है। स्वेट फिटेड एक्सिला, ये बॉगर के अंदर दिया गया है, इसका आंसर है चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रुब्रिक हॉटीनेस फाउंडेड, बाकी से वही आ गया, हॉटीनेस चैप्टर में पता ही इजीली था, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है क्या वो 1 1 1, आई थिंक इसेंट्रिसिटी वाला, हाँ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब होता है बच्चे पागलपन, मतलब एक एग्जैक्टली वर्ड बोले तो सनकी, जो थोड़ा सा दिमाग से सनक होती है ना किसी चीज को पाने की, जुनून सनक है ना, तो वो होता है। तो इसका आंसर जाता है बेरेटम, सिंगल रेमेडी है कैंटिलिवर में, अगर हम जाते हैं तो वो है बेरेटम इसेंट्रिसिटी। Eccentricity means सनक, पागलपन, ठीक है। किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, उसने सोच लिया करना है तो करना है, कुछ भी मतलब होता है ना सनक चढ़ गई है किसी के दिमाग में, अपने होता है कुछ छोटे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड एज लोग होते हैं, इनको ये थोड़े सनकी होते हैं, उन्होंने ओल्ड एज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है ये वर्ड, कि उन्होंने सोच लिया तो वो करना है तो करना है, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आगे पीछे क्या है क्या नहीं है। ऐसे बेरेटम होता है, बेरेटम वैसे भी थोड़ा सा उस तरीके का बंदा तो नहीं जिसको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से ना, उसने मतलब वो इस तरीके के शब्द में आपको बताऊं शॉर्ट में, बेरेटम इज एल्बम इज अ ब्रोकर, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो जमीन का सौदा करते हैं ना, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो लोग बेरेटम मैक्सिमम टाइम, क्योंकि उनका काम क्या होता है ना, उनको बस हाई बिल्कुल, उनके पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी तो बॉलेरो में घूमेंगे है ना, और साथ में कैसे हैं उनका बिल्कुल ऐसे मोटा सारा घड़ी पहनेंगे, गुटखा खाएंगे, वो सारी जो खराब आदतें होती है वो हाईवेस और बेरेटम में काफी सिमिलर होती है, बट बेरेटम को
वो नहीं होता। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑथोरिटी वाला बंदा होगा उसको वो बहुत रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन छोटे को कुछ चिल्लर समझेगा, चला यहाँ से निकल ऐसा है ना। और दूसरा क्या होता है, उसने अगर सोच के मुझे पाना है तो पाना है, तो वो उसको सनक होती है ना, पागलपन होता है, बैलेंस नहीं होता उसका। तो वो उसके लिए सिंगल रेमेडी कैंट में दी गई है, वो दी गई है बेल्ट्राम। बाकी अगर सिंथेसिस में अपन जाएंगे तो उसमें और भी मेडिसिन दी गई है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सनक, पागलपन। ठीक है, स्ट्रेट का हमने बता दिया था आपको, स्ट्रेट फिटेड एक्सिला, इसमें आंसर आएगा हमारा चेस्ट, चेस्ट से होता हुआ ये जाएगा एक्सिला में, एक्सिला से स्ट्रेट करके होते। ठीक है, हॉटीनेस आपको बता ही दिया मैंने, हॉटीनेस, हॉटी मतलब जिद्दी, जो पाने की इच्छा है उसको पाना है, जिद्दी मतलब, जिद्दी का मतलब पाने की इच्छा नहीं बोलेंगे अपन, जिद्दी का मतलब तुम किसी चीज के पीछे पड़ गए ना, ये करना है तो करना ही है, जिद्दी। छोटे बच्चे होते हैं ना ज्यादातर जनरली। इसेंट्रिसिटी ओल्ड एज वालों के लिए यूज किया जाता है, और हॉटीनेस चिल्ड्रंस के लिए ज्यादा यूज करते हैं जनरली, बाकी तो फिर किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये हो गया माइंड का रूटीन हो गया। ठीक है, हॉटीनेस। फिर आगे हमारा कफ विद इनवॉलंटरी यूरिनेशन। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कफ होता है विद इनवॉलंटरी यूरिनेशन, तो यहाँ पे जाएगा ये इनवॉलंटरी यूरिनेशन में जाता है, ये तो जाता है हमारा ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर में जाता है इनवॉलंटरी यूरिनेशन, कफ ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से रूटिक है, यहाँ देख सकते हैं कैट के रूटिक है, ब्लैडर, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, कफ ट्यूबिंग। ड्यूरिंग द इन्वॉलंटरी यूरिनेशन का, इसमें देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन मैथमेटिका में बनता है, काफी कॉमन रेमेडी पूछी जाती है पॉजिटिव। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिव लगी है, तो इसमें ऑप्शन भी आ रहा है पॉजिटिव लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो आता है ना ऑप्शन में वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, अपने को एलन की नोट दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लैडर, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यूरिनेशन इनवॉलंटरी ऑफ यूरिन। नेक्स्ट चलते हैं अपन सरोगेट मीन। सरोगेट मतलब हमें पता है कि सरोगेट मदर्स के लिए यूज होता है, तो सरोगेट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। इसकी जगह ये नहीं तो ये चलेगा, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। सरोगेट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। हमारे यहाँ पे होम्योपैथी में सरोगेट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये तो हमें पता ही है ना। सिमिलियम होता है बट सिमिलर नहीं होता। हाँ, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन इज सिम्टम। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, सिम्टम, कैसा सिम्टम है, पर्टिकुलर सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है, पर्टिकुलर पिक्यूलियर, पर्टिकुलर है, पिक्यूलियर जनरल है। देखिए पर्टिकुलर सिम्टम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड है, तो पर्टिकुलर। अब ये है कि पिक्यूलियर पर्टिकुलर पर्टिकुलर है या फिर पर्टिकुलर, तो ये आएगा पिक्यूलियर पर्टिकुलर। क्यों आएगा पिक्यूलियर पर्टिकुलर, क्योंकि पिक्यूलियर ये सिम्टम है हमारे पर्टिकुलर किसी उसमें मिलेगा आपको, फीमेल में ही मिलेगा, है ना। मेल में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, उन्हें नहीं मिलेगा ना। तो ये इसके लिए पिक्यूलियर हो गया ना, पर्टिकुलर आपका एज लिमिट हो गई, पर्टिकुलर जेंडर हो गया, तो ये चला गया पिक्यूलियर पर्टिकुलर। इस तरह से इन्होंने पिक्यूलियर जनरल को दिया। पिक्यूलियर जनरल में जाएगा, सॉरी ये पिक्यूलियर पर्टिकुलर में नहीं जाएगा। इसका आंसर पिक्यूलियर जनरल ही है, सही है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इसका आंसर पिक्यूलियर जनरल। पिक्यूलियर तो समझ में आई है, क्यों है पिक्यूलियर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एज लिमिटेड है ना, और एक पर्टिकुलर जेंडर लिमिटेड है, तो पिक्यूलियर तो है। अब ये जनरल पर्टिकुलर, तो जनरल है क्योंकि फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल, तो ये फिजिकल जनरल का सिम्टम है। इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको इलोबरेट करते हुए। पर्टिकुलर जो हो गया सिम्टम हो गया, वो हो गया पर्टिकुलर, इसलिए लोकलाइज, पर्टिकुलर किसी बॉडी के अंदर लोकलाइज है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉमन जनरल। कॉमन जनरल जो सिम्टम्स होता है, फिजिकल सिम्टम्स फेल्ट थ्रू आउट द पेशेंट बॉडी, जो पूरे बॉडी में फील हो रहा है, दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में, अगर दर्द हो रहा है उसको, भूख अगर कम ज्यादा हो रही है, रेस्टलेसनेस है तो वो पूरी बॉडी में हो रही है ना, फिजिकल रेस्टलेसनेस की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये आ गया कॉमन जनरल सिम्टम। ठीक है, पिक्यूलियर पर्टिकुलर में क्या होता है, पिक्यूलियर पर्टिकुलर में क्या होता है, दिस इज द सिम्टम्स यूनिक टू द इंडिविजुअल
that do not occur in most persons with the acute disease. ये acute disease में सब में देखने को नहीं मिलेगा. Homeopath makes known if of particular peculiar symptoms because they often help to determine the remedy. तो ये इसका मतलब सिंपल ये कहना चाहता है कि जो peculiar particular जो है ना, कोई भी particular symptom जो किसी पर्टिकुलर इंसान में मिलेगा, पर मतलब पर्टिकुलर कुछ उसका क्राइटेरिया डिसाइड होगा. जैसे मैंने आपको बताया ना कि फीमेल है और एक एज है कि 15 से 50 है, तो ये एक फिक्स पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो गया है ना. और ये पर्टिकुलर सिम्टम है. जनरल सिम्टम है तो जनरल उसका जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो है, उसको पूरा फीवर आ रहा है तो पूरी बॉडी में आ रहा है, ठीक है. हीट कोल्ड चिल ये सब जनरल हो गया, तो ये जनरल स्पेयर में चला गया है ना. और पिक्यूलियर में अपन बोल देंगे हेडेक, तो हेडेक हो गया, हेडेक में पर्टिकुलर किसी ट्यूमर की वजह से हो गया तो भी वो पर्टिकुलर सिम्टम हो गया, ठीक है. तो पिक्यूलियर जनरल सिम्टम्स के अंदर ये पिक्यूलियर जनरल में जाएगा. मेंस्ट्रुएशन जो है वो जाएगा पिक्यूलियर जनरल में. पिक्यूलियर तो है बट जनरल सिम्टम है. जनरल में जनरल फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल. जैसे लव वेट इंटेलेक्ट ये सब आ गया मेंटल स्फीयर में आ गया, और फिजिकल स्फीयर में आ गया अपना हीट कोल्ड डिस्चार्जेस और मेंस्ट्रुअल. तो डिस्चार्जेस में मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस में भी आ गया इसलिए, ठीक है ना. ये जनरल सिम्टम में हमने बताया, मेंटल और फिजिकल ये बताइए, ठीक है. ये मेंटल फिजिकल में आ गया, मेंटल में आ गया लव वेट इंटेलेक्ट मेमोरी ये सब आ जाता है. फिजिकल में आ गया फिजिकल से रिलेटेड जो भी क्रेविंग है, एवर्जन है, मेंस्ट्रुएशन सिम्पटम्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. ये मेंस्ट्रुअल इन्होंने फिर से बता दिया 2-3 बार. फिजिकल में ही जाएगा, फिजिकल जनरल में जाएगा, ठीक है. मेंस्ट्रुएशन का फिजिकल जनरल. और पर्टिकुलर के अंदर आ गया पर्टिकुलर डिस्चार्जेस, मॉडलिटीज और कोई भी पिक्यूलियर सिम्टम जो पेशेंट में उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए देखा गया, ठीक है. तो वो पिक्यूलियर हो जाएगा. एक्चुअली देखिए इसमें क्या है ना, ल्यूकोरिया अगर होता ना तो पर्टिकुलर में जाता, मेंस्ट्रुएशन है तो वो जनरल में जाएगा. ये डिफरेंस है. डिस्चार्जेस मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस भी डिस्चार्जेस है, ल्यूकोरिया भी डिस्चार्जेस है, लेकिन ल्यूकोरिया जो है वो सब फीमेल्स को नहीं होगा. लेकिन हमने जो ग्रुप डिसाइड किया है पिक्यूलियर ग्रुप बताया आपने, उसमें मेंस्ट्रुएशन सबको होगा, इसलिए वो जनरल में चला गया, ठीक है. और ल्यूकोरिया है वो सबको नहीं होगा. उसी ग्रुप में अगर हम डिसाइड करें उसमें सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को डिस्चार्ज होगा, कुछ को नहीं होगा. तो इसलिए फिर वो जो ल्यूकोरिया हो गया वो हो गया पिक्यूलियर, पर्टिकुलर पिक्यूलियर हो गया, ठीक है. और ये हो गया पिक्यूलियर जनरल हो गया, मेंस्ट्रुएशन. क्लियर है अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल टाइम इवैल्यूएशन विद नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट इंडिकेटेड. अब इसमें देखिए ये भी सिंपल थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको. इसमें फुल टाइम इवैल्यूएशन है लेकिन पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है. रिलीफ से मतलब क्या होता है, पेशेंट के दिमाग में चले जा रहा है कि मेरे को दर्द है, मेरे को ये बीमारी है, वो निकल गई उसके दिमाग से, तो उसको रिलीफ नहीं मिला है ना. लेकिन उसको वैसे देखा जाए तो इवैल्यूएशन है. मतलब अगर हम दर्द की बात करें तो उसको दर्द में रिलीफ तो है, दर्द तो नहीं हो रहा उसको, लेकिन उसके दिमाग से वो दर्द जा नहीं रहा कि मेरे को दर्द हो गया तो दर्द हो गया. तो इसको हम बोलते हैं पेलिएशन. सप्रेशन में क्या होता है, उस दर्द की जगह कोई दूसरी बीमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है. क्योर में रिलीफ भी मिलेगा और फुल टाइम इवैल्यूएशन भी मिलेगा, ठीक है. तो ये जाएगा पेलिएशन. पेलिएशन में पेशेंट को मेंटली रिलीफ मिलता नहीं है, मतलब कि उसको वाइटल फोर्स कंफर्टेबल नहीं फील करता, लेकिन सिम्टोमेटिकली उसको कंफर्टेबल रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पेलिएशन. तभी तो अपन बोलते हैं ना एलोपैथी मेडिसिन पेलिएटिव ट्रीटमेंट देती है. तो पेलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें रिलीफ तो दे दिया उन्होंने लेकिन पेशेंट मेंटली रिलीफ नहीं फील करता, ठीक है. ये सिम्टम, ये लास्ट क्वेश्चन है. ये दो क्वेश्चन अपन लास्ट हमें कर देंगे, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया. लास्ट क्वेश्चन एसेसरी सिम्टम्स ऑफ ड्रग. एसेसरी सिम्टम्स कौन से होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं जो एसेसरी सिम्टम्स होते हैं आर द सिम्टम्स ऑफ द पार्शियल होम्योपैथी ड्रग, ठीक है ना. ये ड्रग के सिम्टम्स नहीं होते, ये होते हैं होम्योपैथी ड्रग के पार्शियल सिम्टम्स होते हैं, एसेसरी सिम्टम्स, ठीक है. इन्होंने अपने को क्या क्या बोला, एक तो इन्होंने बोला है आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ ड्रग. ड्रग के सिम्टम नहीं है, ऐसा नहीं है. ड्रग के सिम्टम है ये, है ना. पार्शियल होम्योपैथी ड्रग के सिम्टम्स हैं, सही है. और होम्योपैथी विच इज अपेयर्ड एंटीसोलिक मेडिसिन देने के बाद आते हैं, नहीं. एलोपैथिक मेडिसिन के बाद में आते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. ये सिम्टम्स जो होते हैं ना होम्योपैथी के ही, होम्योपैथी ड्रग के ही आधे सिम्टम्स होते हैं, पूरे सिम्टम्स नहीं होते हैं. इनको हम बोलते हैं एसएसआई सिम्टम्स, जैसे हमने बोला था कि कॉन्कोमिटेंट्स. ये हमें पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं देगी बट थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन तो इससे मिल जाता है, इसलिए पार्शियल हो गया. कंप्लीट भी नहीं हुआ लेकिन नहीं है, ये भी नहीं है, है तो सही लेकिन आधा है, ठीक है.
लास्ट है पेन इन द सर्वाइकल रीजन, ये किस में जाएगा, ये जाएगा बैक में। चैप्टर पूछा इन्होंने, इसका आंसर है बैक, पेन इन सर्वाइकल रीजन, इसमें जाता है बैक, बैक के बाद में सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन से पेन, इस तरीके से आता है इसमें ना। तो बैक, बैक में पेन इन सर्वाइकल रीजन, तो ये आंसर जाएगा हमारा चैप्टर बैक, क्योंकि सर्वाइकल करके कोई चैप्टर नहीं है, तो ये आगे आंसर हमारा बैक। लास्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज अ फाउंड चैप्टर बॉगर, बॉगर में अनीमिया दिया गया है सर्कुलेशन के, ठीक है ना। सर्कुलेशन के अंदर इन्होंने दिया है कंजेशन, कंजेशन में फिर अनीमिया दिया हुआ है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में दिया है इन्होंने कंजेशन, और फिर कंजेशन के बाद में दिया है इन्होंने अनीमिया। तो ये अपने को याद रखना है, अनीमिया जो है वो जनरल सेंसेशन वाले में नहीं है, ये है सर्कुलेशन में, ठीक है ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? सर्वाइकल रीजन का जो है वो बैक से जाता है, ठीक है, बैक, बैक के बाद में नेक ऑफ, ये जो पीछे का गर्दन के पीछे की तरफ, और फिर उसमें जाके फिर इसमें सर्वाइकल रीजन में पेन को शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे अभी कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, अपन आगे बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कल हमारे पास काफी टाइम रहेगा तो हम उसको क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। मैं आपको कल की क्लास में बताती हूँ, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं कल की क्लास में कवर करूँगा। ओके, बाय।